फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 27। इससे पहले हम लास्ट वीडियोस में 24, 25 और 26 ये तीनों सेक्शन जो एविडेंस एक्ट के हैं वो कवर कर चुके हैं। तो 24 हमारा था कन्फेशन से रिलेटेड। कन्फेशन से रिलेट 24 सेक्शन था। इसके अलावा 25 हमें क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस के सामने किया जाएगा तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा। 26 में हमने पढ़ा कि अगर पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अगर कोई कन्फेशन किया जाएगा तो वो भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा। यानी कि हमने स्वीकृति, सह स्वीकृति दोनों पढ़ी। सह स्वीकृति में हमने देखा कि सह स्वीकृति कहां कहां नहीं होगी। सेक्शन 24, 25 और 26 ये तीनों यही बताते हैं कि कहां कहां सह स्वीकृति स्वीकार नहीं की जाएगी। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम सेक्शन 27 पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले यही कि केस इसका उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज पी देवमन उपाध्याय AIR 1960 का ये मामला है। इस केस में क्या क्या था वो तो हम बाद में देखते हैं, पर इसमें सबसे बड़ी चीज क्या बताई गई थी वो ये थी कि सेक्शन 27, सेक्शन 24, 25 और 26 का अपवाद है, एक्सेप्शन है। क्यों है अब वही हम देखेंगे। 27 का जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है और वो क्यों उन तीनों सेक्शन 24, 25, 26 का एक्सेप्शन क्यों कहलाता है, अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 27 सेक्शन 27 इसके अंदर क्या क्या कहा गया है? इस सेक्शन में कहा गया है कि जिस तथ्य का साक्ष्य दिया जाना है वह विवादित या सुसंगत हो। मैंने बेयर एक्ट की लैंग्वेज को थोड़ा सा कंसाइज करके और अलग अलग टुकड़ों में लिख दिया है यहाँ पर। अगर उसकी डेफिनेशन है तो उसकी डेफिनेशन मैं पहले पढ़ देती हूँ। सेक्शन 27 आपका क्या कहता है? वो कहता है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से कितनी साबित की जा सकती है, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चलता है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी चाहे वह सह स्वीकृति की कोटि में आती हो या ना हो जितनी तद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है साबित की जा सकती है। ये थी हमारी बेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब उसी लैंग्वेज को मैंने यहां लिख दिया है। जिस तथ्य का साक्ष्य दिया जाता है वह विवादित एवं सुसंगत है। सेक्शन 27 सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी अभियुक्त को, इसका एग्जांपल हम इसके केस से ही ले लेते हैं। यहाँ पर एक जो व्यक्ति है जो कि अभियुक्त है, जो कि पुलिस अभिरक्षा में है, वो ये बताता है कि मैंने विक्टिम को मारा था। किससे मारा था? एक गंडासे से मारा था और वो गंडासा मैंने, वो कुल्हाड़ी गंडासा जो है वो मैंने किसी अन्य व्यक्ति से ली थी। ये उस अभियुक्त व्यक्ति के कथन है पुलिस अभिरक्षा में होते हुए। वो मैंने किसी अन्य व्यक्ति से ली थी, उस अभियुक्त ने कहा। उसके बाद उसने कहा कि वो गंडासा मैंने नदी में फेंक दिया। एक पर्टिकुलर जगह का नाम लेता है और वहां बताता है कि वो गंडासा मैंने वहां जाके उसे फेंक दिया है और उस पर खून के धब्बे भी लगे हुए हैं। पुलिस जब उससे ये जानकारी लेती है, वो पुलिस को ये जानकारी देता है, तो पुलिस उसके कहे अनुसार, जैसा वो कथन करता है उसके कथन के कहे अनुसार पता चलाने के लिए वहां जाते हैं। वो गंडासा देखते हैं और वो नदी में उसे पड़ा मिलता भी है
और उस पे खून के धब्बे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो अभियुक्त ने ये जो जानकारी दी है पुलिस को, ये सारी जानकारी सुसंगत मानी जाएगी। ये सब के सब क्या है, रेलेवेंट फैक्ट होंगे और एक्सेप्टेबल भी होंगे, एज एविडेंस ये एक्सेप्टेबल भी होंगे, सिवाय किसको छोड़कर, यदि अभियुक्त ये कह देता है कि फला फला जगह पर मैंने, मानो किसी को मैंने मारा था, मैंने वहां से उठा के वो, मैंने किसी व्यक्ति को चाकू से मारा, मैंने किसी व्यक्ति को चाकू से मारा, तो यहाँ पर ये जो मैंने मारा है इस कथन को निकाल दिया जाएगा उसमें से, और उसके अलावा जो उसने तथ्य बताए हैं, जो उससे जो सूचनाएं मिली हैं, वो सभी सूचनाएं यहाँ पर क्या होगी, स्वीकार्य होगी। पर वो सूचनाएं कौन सी होनी चाहिए? अब पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जिस तथ्य का साक्ष्य दिया जा रहा है, जो तथ्य बताया जा रहा है, वो क्या है, विवादक और सुसंगत होना चाहिए। अब उसने ये कहा कि मैंने उस व्यक्ति को जो गंडासे से मारा है, तो यहाँ पर गंडासे से जो मारना है और उसको फेंकना है वो क्या है, सुसंगत रेलेवेंट फैक्ट है। उस व्यक्ति को मारने से रिलेटेड वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट है। और रेलेवेंसी ही किसी अभियुक्त को अंतिम रिजल्ट तक लेके जाती है, क्योंकि वहां पर मैंने जैसे बताया, अगर कहीं पर भी आपको संदेह का लाभ मिल जाएगा अभियुक्त को, तो वो उस बिना पर छूट जाता है। तो यहाँ पर ये जो उसके द्वारा जो बताया गया है वो क्या है, सुसंगत तथ्य और विवादक तथ्य से रेलेवेंट है। सेकंड क्या है, तथ्य का पता चला अभियुक्त से प्राप्त जानकारी पर। अब जो जानकारी मिली है वो किससे मिलनी जरूरी है, वो उस अभियुक्त से ही मिलनी जरूरी है। मान लीजिए किसी मामले में ए अभियुक्त है, वो तो कुछ नहीं बता रहा, वो तो कुछ भी नहीं बता रहा, पर यहाँ पर बी जो कि कोई आकर और बताता है कि मैंने फला जगह पर ये चीज देखी थी, उसने वहां ये फेंका था या ये था वो था, तो ये सुसंगत नहीं माने जाएंगे, ये सुसंगत नहीं यहाँ पे होंगे। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 27 क्या कवर करता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति है उससे ही जानकारी से तथ्यों का पता चलना जरूरी है, उसी से ही प्राप्त जानकारी से तथ्यों का पता चलना जरूरी है। और अब उससे भी बड़ी बात कि जानकारी देने वाला व्यक्ति, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो क्या होना चाहिए, उस अपराध का जिसके बारे में वो जानकारी दे रहा है कि ये अपराध घटित करने के लिए, ये अपराध मैंने जो कमिट किया है, जो क्राइम कमिट किया है, उस कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या किया था, और उसके बाद में कमिट करने के बाद में मैंने और क्या क्या किया है, यानी मैंने कौन कौन से जो वेपन्स यूज किए हैं या जो चीजें यूज की वो मैंने कहाँ फेंकी है, कहाँ रखी है, कहाँ जाके उसको नष्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्या है कि वो खुद ही उस अपराध का अभियुक्त भी होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्ति वो पुलिस अभिरक्षा में होना जरूरी है। अब मैंने क्यों बताया कि ये 25 का एक्सेप्शन है। 25 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो पुलिस अभिरक्षा में होगा वो कन्फेशन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में है। और ये माना जाता है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर कोई होगा तो पुलिस ने श्योरली उसको जोर जबरदस्ती उससे कहलवाया होगा। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी तथ्य का पता चलता है तो वो एक्सेप्टेबल है। पर याद रखिए, अपवाद है पर पूरी तरीके से नहीं है। वहां पर वो अपने आप अपराध की स्वीकृति कर रहा है, यहाँ अपराध की स्वीकृति नहीं कर रहा है, वो तथ्यों के बारे में बता रहा है। इसलिए इनको मिक्स मत कर देना एक साथ में। पुलिस अभिरक्षा में होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, जानकारी में केवल उतना भाग जिससे तथ्यों का पता चलता हो साबित किया जा सकता है।
यही है वो मेन लाइन जो एक्चुअल में इसका क्या करेगा, अपवाद नहीं बताएगा। आप अपवाद समझ सकते हो, पर यहाँ पर सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा जिसने तथ्यों के बारे में बताया है, जैसे मैंने इस केस में बताया, उसने कहा मैंने गंडासा किसी अन्य व्यक्ति से लिया, मारने के बाद में उस गंडासे को मैंने वहां फेंक दिया, तो वो क्या होगा, वो उन चीजों की जो बारे में है उससे वो जो बताया है, उस बताने के स्वरूप पता चलने से वो जो बरामदगी होती है, जो चीजों की बरामदगी होती है, वो इस सेक्शन के थ्रू होती है। 27 ये करता है। पर अगर इसके साथ में अगर वो ये कहता है कि मैंने ये अपराध किया है, तो ये जो है ना पॉइंट्स, मैंने ये अपराध किया है और उसमें मैंने ये यूज किया था और मैंने उसे वहां फेंक दिया है, तो मैंने अपराध किया, ये जो सेंस स्वीकृति है वो अलग करती जाएगी, यानी कि वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ये रेलेवेंट फैक्ट उसको अपराध तक, उसको अंतिम रिजल्ट तक, जो जजमेंट है, जो निर्णय है, वहां तक लेके जाएगा। पर उसके द्वारा जो पुलिस के सामने स्वीकृति है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि मैंने जैसे लिखा यहाँ पता चलना चाहिए, तो क्या पता चलना चाहिए, फैक्ट्स का पता चलना चाहिए, पर फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए, उन फैक्ट्स का पता चलना चाहिए जिसका उस अभियुक्त के अलावा, जो बता रहा है उस अभियुक्त के अलावा किसी और को पता ना हो। अगर कॉमन एक केस था जिसमें एक चबूतरे पर एक छुरा रखा हुआ मिला, तो चबूतरे पे जो कॉमन चबूतरा है वहां तो छुरा कोई भी रख सकता है, तो ये जो बरामदगी होगी ये रेलेवेंट नहीं कहलाएगी। पर अगर जैसा इसमें बताया कि मैंने उस पर्टिकुलर जगह पर एक नदी में वो फेंक दिया है जिसमें खून के धब्बे लगे हुए हैं, जिसकी जानकारी किसी भी कॉमन व्यक्ति को नहीं पता चलेगी, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, और उसी व्यक्ति को जो कि अपराध का अभियुक्त है और जिसने पुलिस के सामने ये स्वीकार किया है, ये बरामदगी करवाई है। तो ये बरामदगी का सेक्शन है 27, जिसमें पुलिस के द्वारा, अभियुक्त के द्वारा जो बताई गई जानकारी है उसके द्वारा फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं। तो सेक्शन 27 हमारा यही कहता है। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक वैसे तो सारा एविडेंस एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जैसे सेंस स्वीकृति के बारे में मैं बता रही हूं, उसके हिसाब से ये सभी सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सेक्शन 27 हम इसको कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 28 और 29। अब हम देखते हैं सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 है वो क्या कहेगा, वो सेक्शन 24 का अपवाद कहा जाता है। तो सेक्शन 24 में हमने कहा था कि अगर कोई सेंस स्वीकृति वचन के साथ, इस वचन से कि तुम ऐसा बता दोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या तुम्हारा भला हो जाएगा, या कोई ऐसा फायदा होगा, इस आधार पर अगर सेंस स्वीकृति की जाती है तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी, वो सुसंगत नहीं होगी। अगर कोई सेंस स्वीकृति धमकी के आधार पर की जाती है तो भी वो, कि अगर तुम ऐसा स्वीकार कर लो कि ये अपराध तुमने किया है तो मैं तुम्हारे बच्चों का, परिवार का देखभाल करूंगा, तो ये क्या है, धमकी। या तुमने अगर सेंस स्वीकृति नहीं की, ये कि मैंने अपराध किया है तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, या समथिंग कुछ भी इस तरीके की कोई भी धमकी के आधार पर, कोई वचन या कोई उत्प्रेरणा देकर अगर कोई सेंस स्वीकृति की जाती है तो सेक्शन 24 हमारा ये कहता है कि वो सेंस स्वीकृति सुसंगत नहीं होती है। हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 में क्या है कि कोई अगर उत्प्रेरणा है,
कि तुम ऐसा कर लोगे, ये होती है उत्प्रेरणा, जबरदस्ती किसी को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना। उत्प्रेरणा धमकी या वचन का जो उस पे इफेक्ट था, उस इफेक्ट के दूर होने के बाद अगर कोई व्यक्ति सहन स्वीकृति करता है तो वो रेलेवेंट होगी। जैसे किसी के पास में उस व्यक्ति का बच्चा कब्जे में था और अब जो उसका कब्जा था वो हट चुका है, वो जो बच्चा है उस व्यक्ति के कब्जे से हट चुका है। अब अगर उसका पिता अगर कोई कन्फेशन करता है तो वो क्या होगा, वो रेलेवेंट होगा। पर अगर बच्चा किसी के कब्जे में है और वो धमकी से करवा रहा है तो वो सेक्शन 24 के आधार पर रेलेवेंट नहीं होगा। पर बच्चा अब उस धमकी हट चुकी है, वो प्रभाव हट चुका है। अब अगर कोई सहन स्वीकृति या कन्फेशन किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो रेलेवेंट होगा। उसी तरीके से अगर पुलिस अभिरक्षा में है तो सहन स्वीकृति स्वीकार नहीं की जाती है, वो सुसंगत नहीं होती है। पर अगर पुलिस का जो प्रभाव है वो उससे हट चुका है, पुलिस के प्रभाव के मान लो अंडर वो दे रहा है, अब पुलिस वाले वहां से जा चुके हैं, अब उस पर कोई प्रभाव नहीं है, उसका प्रभाव हटने के बाद में अगर अभियुक्त के द्वारा सहन स्वीकृति की जाती है तो वो क्या वो होगी, वो यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट्स होगी। तो सेक्शन 28 आपको ये बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 29 में। तो सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 कहता है कि कोई भी सहन स्वीकृति अन्यथा सुसंगत हो सकती है। कब हो सकती है वो देखिए कि गुप्त रखने के वचन के आधार पर, भाई मैंने कह दिया तुम मुझे बता दो कि तुमने क्या किया है, मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो ये क्या था, गुप्त रखने का वचन। अब मैंने ये तो कह दिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, और मैं जाकर बाद में बता देती हूँ कि फला व्यक्ति ने ये अपराध किया है। तो यहाँ पर उस वचन को अगर मैंने भंग भी किया है और मेरे द्वारा कहा गया है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट फैक्ट ही कहलाएगा। यानी कि अगर गुप्त रखने के वचन के आधार पर कोई सहन स्वीकृति की गई है तो वो रेलेवेंट ही होगी। सेकंड क्या है, प्रवंचना या धोखे के आधार पर। अगर धोखे से या प्रवंचना करके कि नहीं कपट करके प्रवंचना करके अगर कोई सहन स्वीकृति ली जाती है तो वो भी सुसंगत रेलेवेंट होगी। इसी तरीके से एक मामला था कि पुलिस के द्वारा बिना प्राधिकार होते हुए भी यानी कि अप्राधिकृत तरीके से व्यक्तियों के टेप रिकॉर्डर क्या किए, टैप किए गए और उसमें से जो साक्ष्य लिया गया। तो यहाँ पर ये धोखे से लिया गया साक्ष्य था, पर फिर भी वो क्या कहा गया, वो अग्राह्य नहीं माना कोर्ट ने, वो रेलेवेंट फैक्ट ही माना। चाहे वह प्रवंचना या धोखे के आधार पर भी अगर दिया गया हो तो वो भी सेक्शन 29 क्या कहता है, रेलेवेंट है। मत्ता या नशे के दौरान, अगर नशे में या मत्ता में अगर कोई कन्फेशन किया जाता है तो वो भी क्या कहलाएगा, रेलेवेंट ही होगा, वो भी रेलेवेंट कहलाता है। तो यहाँ पर सेक्शन 29 क्या बता रहा है कि गुप्त रखने के वचन के आधार पर, प्रवंचना के आधार पर या मत्ता या नशे होने के दौरान भी अगर कोई व्यक्ति कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट फैक्ट्स माना जाएगा। इसके अलावा प्रश्न उत्तर के रूप में, प्रश्नों के उत्तर के रूप में अगर कोई बात बता दी जाती है, कोई कन्फेशन कर दिया जाता है तो वो भी सेक्शन 29 रेलेवेंट ही बताएगा। नेक्स्ट क्या आता है, बिना चेतावनी के कि तुम सहन स्वीकृति करने को बाध्य नहीं हो। अभियुक्त को ये कहा गया कि तुम सहन स्वीकृति करने को बाध्य नहीं हो, ये चेतावनी उसको नहीं दी गई और उससे सब बातें कहलवा ली गई,
तो उस तरीके से भी कहलवाई गई जो बातें होगी, जो उसके द्वारा की गई सेंस स्वीकृति होगी, सेक्शन 29 वो सुसंगत मानता है। अब जब आप इसको देखोगे तो आपके दिमाग में सीधा 164 सीआरपीसी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि वहां पे ये है कि अगर आपने बिना चेतावनी दिए कोई सेंस स्वीकृति न्यायाधीश नहीं लिख सकता, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं लिख सकता है। वो यह चेतावनी देगा कि आप जो कन्फेशन कर रहे हो, अभियुक्त को ये चेतावनी देता है कि तुम जो कन्फेशन कर रहे हो वो तुम्हारे विरुद्ध काम में लिया जाएगा, तो तुम और वो साक्ष्य के रूप में काम में आएगा। तो तुम जो सेंस स्वीकृति कर रहे हो वो तुम सोच समझ के करना। तो अब आप उसको इससे मत रिलेट करना, वो स्पेशल आपका लॉ आएगा, वहां पर अगर ये कहा गया है कि जो वहां का मैटर अलग है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्शन 29 है ये उससे बाध्य होते हुए कार्य करेगी। अगर 164 में चेतावनी ना देते हुए अगर कोई सेंस स्वीकृति ली गई है तो वो रेलेवेंट नहीं मानी जाएगी। पर सेक्शन 29 उससे डिफर है कि अगर यहाँ पर बिना चेतावनी के अगर कोई सेंस स्वीकृति की जाती है तो वो भी सुसंगत मानी जाएगी। तो 164 हम जब पढ़ेंगे तो उसको इसके साथ में अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। तो आज हमने जो सेक्शन पढ़े हैं तो ये यहाँ पर, हाँ, सेक्शन 29 आपका ये 5 पॉइंट बताता है कि अगर गुप्त रखने के वचन के आधार पर भी अगर की गई है, धोखे से की गई है, मत्ता या नशे में की गई है, प्रश्न या उत्तर के संबंध में, प्रश्न उत्तर के संबंध में चाहे वो उत्तर देने के लिए बाध्य हो या ना हो, उसके संबंध में भी अगर कोई सेंस स्वीकृति की गई है तो वो भी मान्य होगी, और बिना चेतावनी के की गई है तो भी वो क्या सेंस स्वीकृति रेलेवेंट होगी। बिना चेतावनी के अगर सेंस स्वीकृति करने को हालांकि वो बाध्य नहीं है, उसके बावजूद अगर कोई सेंस स्वीकृति करता है तो रेलेवेंट मानी जाएगी। ये सेक्शन हमने पढ़े। सेक्शन 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सेक्शन के साथ में। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।